नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग इंडियन पॉलिटी के भारतीय न्यायपालिका के खंड के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के वन लाइनर सीरीज को देखने वाले हैं। चूंकि हम लोगों का इंडियन पॉलिटी का वन लाइनर का सीरीज चल रहा था, इससे पूर्व हम लोगों ने आपातकालीन उपबंध और कुछ अन्य टॉपिक्स को कवर किए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दिया है, जिसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को वन लाइनर फॉर्म्स में देखने वाले हैं। यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो ज्यादा देर न करते हुए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज का हमारा जो सेशन है उसका पहला प्रश्न है, संविधान के प्रवर्तन के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। और वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में कुल जो न्यायाधीशों की संख्या है वह 34 है, जिसमें से एक न्यायाधीश आपके मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि डीवाई चंद्रचूड़ हैं, और 33 अन्य न्यायाधीश इनमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा संसद के पास। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का जो अधिकार है वह संसद को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा नियत किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकती है? तो ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश यदि निश्चित करते हैं कि दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, भारत के किसी अन्य स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई प्रारंभ की जाए तो कार्रवाई की जाती है, परंतु इसका जो अनुमोदन है वह अनुमोदन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है, किस मामले की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की गठित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती मामले में अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे बड़ी पीठ जो कि 13 न्यायाधीशों की थी वह गठित की थी, और केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार मूल ढांचा के सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के वह कौन न्यायाधीश हैं जो वरिष्ठता क्रम में आने पर भी लकवे का शिकार हो जाने के कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए जा सकते थे? ऑप्शन है आपका जफर इमाम। और ध्यान रखिएगा कि न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो कार्य करने में यदि न्यायाधीश असक्षम है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, 1977 ईस्वी में न्यायमूर्ति एच आर खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए किसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आंसर हो जाएगा एम एच बेग को। एम एच बेग को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा एच आर खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। अगला प्रश्न है, न्यायिक निर्णयानुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितने वरिष्ठतम न्यायाधीश के समूह से परामर्श कर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए? और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ बात हो रही है कॉलेजियम की, और कॉलेजियम में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, और इस कॉलेजियम की जो अध्यक्षता करते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसके अतिरिक्त 3 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को इस कॉलेजियम में शामिल किया जाता है, और यह कॉलेजियम राष्ट्रपति के पास न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि करने की सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। और
सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 124 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। यहाँ एक अन्य तथ्य ध्यान में रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की भी जो सेवानिवृत्ति आयु है वह कितनी है? आपका 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 126 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है? तो राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 126 के अंतर्गत। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की कब जाती है? तो जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से मुख्य न्यायाधीश अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 127 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और इनकी जो नियुक्ति होती है तदर्थ न्यायाधीश की, इसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति कब होती है? जब सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने या सत्र को चालू रखने के लिए जो न्यायाधीशों की गणपूर्ति है या कोरम है वह जब पूरा नहीं हो पाता है तो सर्वोच्च न्यायाधीश के द्वारा आपका तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि भारत में जो तदर्थ न्यायाधीश हैं वह केवल सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं। और तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है वह नियुक्ति का प्रावधान आपका भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हटाए जा सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा आपका संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के आदेश देने पर ही न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। और यह प्रक्रिया का वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 124 4 में इसका वर्णन किया गया है। और महाभियोग का आधार क्या होगा? तो सिद्ध कदाचार जो कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या असमर्थता, कार्य करने में यदि न्यायाधीश असमर्थ हैं, इनकैपेसिटी है उनकी, तो इन दो आधारों पर ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विशेष बहुमत के द्वारा। और दोनों सदनों में अलग अलग इसे पारित करवाना अत्यंत ही आवश्यक है। और सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश जिसको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव 1991 ईस्वी में लोकसभा में लाया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति बी रामास्वामी को उनके पद से हटाने के लिए 1991 ईस्वी में लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाले प्रस्ताव को संसद में रखने और उनके कदाचार या असमर्थता की जांच करने की प्रक्रिया विहित करने के लिए संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 को पारित किया गया है। किस लिए? तो आपका संसद में प्रस्ताव रखने और कदाचार या असमर्थता की जांच करने की प्रक्रिया विहित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के ऐसे दूसरे न्यायाधीश कौन है जिनको पद से हटाने के लिए अगस्त 2011 में राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था?
तो यह थे न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार किसी न्यायाधीश पर लगे आरोप की जांच के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित की जाती है? तो 3 सदस्यों की समिति गठित की जाती है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत। अगला है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से अन्य न्यायाधीशों की को शपथ दिलवाई जाती है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान किया गया है और इसके अंतर्गत 2 प्रकार के वाद आते हैं। पहला वाद है आपका, संघ तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो। दूसरा प्रकार है आपका कि 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद को या ऐसा विवाद को जिसमें संघ तथा एक या अधिक राज्य एक तरफ तथा एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हो। तो इन सारे मुकदमों या वादों को सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई की जाती है और यह जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं पेंशन का निर्धारण कौन करता है? तो आपका संसद करती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए प्रति माह है, वहीं अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए है और इनका जो पेंशन, वेतन और भत्ता होता है वह भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है और न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी जो सारे प्रावधान हैं वह अनुच्छेद 125 के तहत प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस मामले पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से अधिकारिता प्राप्त है? तो मूल अधिकारों से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को समान अधिकारिता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वप्रथम किस न्यायालय की शरण में जाएगा? तो वह उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है, वह सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाए, दोनों में से कहीं भी जाएगा तो वह मूल अधिकारों को वह लागू करवा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 132 के साथ में अनुच्छेद 134 को, यह आपका उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। कैसे मामलों में? तो संवैधानिक मामलों में। अगला प्रश्न है कि किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में कब की जा सकती है? तो कब करेंगे? तो उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न या सब्सटेंशियल उसमें कोई क्वेश्चन हो तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है या इसके बारे में उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। और किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 132 के अंतर्गत यह कार्य, अपील का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय को अपीली अधिकारिता दी गई है? वहां पर अपील किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय में आपका सिविल मामलों के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 133 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत अपील दायर कर सकता है। अगला प्रश्न है कि दांडिक मामलों में या फौजदारी मुकदमों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 134 के तहत दी गई है। और किसी उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक मामले में दिए गए निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में कब हो सकती है? तो कब होगी? तो पहला है आपका, दोष मुक्ति के आदेश को उलटते हुए उसने मृत्यु दंड दिया हो। दूसरा है, अधीनस्थ न्यायालय से मामले को विचारण के लिए मंगाकर मृत्यु का दंडादेश दिया हो।
तीसरा है प्रमाणित किया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य हो। ये उच्चतम न्यायालय के कार्यों पर सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। किस प्रकार के मामलों में, तो दांडिक या फौजदारी मुकदमों के मामले में। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 134 का किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 134 का को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में विशेष अपील किसकी अनुमति से प्रस्तुत की जाती है, तो स्वयं उच्चतम न्यायालय की अनुमति से उच्चतम न्यायालय में विशेष अपील की अनुमति दी जाती है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के अधीन किस न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश, दंडादेश आदि के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सशस्त्र बलों या आर्म्ड फोर्सेस के लिए गठित न्यायालयों या अधिकरण द्वारा दिए गए सजाओं को सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का कोर्ट मार्शल हुआ है सैनिक का, तो वह अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कर सकता है और सैनिक कोर्ट के द्वारा दी गई सजा अंतिम सजा मानी जाती है। अगला प्रश्न है संविधान की व्याख्या इंटरप्रिटेशन करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है, तो संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना गया है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सर्वोच्च न्यायालय के, और यह दिया गया है आपका अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। और परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति जब भी चाहे सर्वोच्च न्यायालय से विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग सकता है। और यह होना चाहिए क्या, तो किसी विधि या तथ्य के लोक महत्व के प्रश्न होने चाहिए जिस पर राष्ट्रपति अपना परामर्श चाहता है। और अनुच्छेद 143(2) के तहत परामर्श का विषय क्या होगा, तो संविधान के लागू होने के पूर्व किए गए विभिन्न प्रकार के संधि हो, समझौते हो, इनसे संबंधित जो विषय है इसके ऊपर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्य नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। और आगे है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम परामर्श मांगा गया था, तो याद रखिएगा दिल्ली विधि अधिनियम 1951 के मामले में राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी थी। और सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मंदिर मामले 1993 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श पर परामर्श देने से इनकार कर दिया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी क्षेत्राधिकार का स्रोत है वह आपका कनाडा का संविधान से है। सर्वोच्च न्यायालय का यह जो अधिकार है कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आगे हम लोग अभिलेख न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और यह जो प्रावधान है अनुच्छेद 129 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया है। और अभिलेख न्यायालय का क्या अर्थ है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए सभी निर्णय जो होंगे वह साक्ष्यात्मक मूल्य होंगे उनके, यानी कि उन्हें पूर्ण निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस पर किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, न ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और न ही किसी भी राज्य उच्च न्यायालय के द्वारा। इसके अतिरिक्त अभिलेख न्यायालय होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमान के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है आर्टिकल 129 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत में किन न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को भारत में अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे हम लोग उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधानों और प्रश्नों को देखेंगे। तो
उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति या रिव्यू की जो पावर है वह उसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में किया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि अपने निर्णय या आदेश में परिवर्तन करने का अधिकार वह किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। वहीं पुनर्विलोकन की शक्ति किसके अधीन है, तो संसद के द्वारा बनाई गई विधि या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन यह पुनर्विलोकन शक्ति कार्य करती है। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को मामलों को अंतरित करने की या अपने पास मंगाने की शक्ति दी गई है, तो अनुच्छेद 139 क के तहत उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण में चल रही सुनवाई को अपने पास बुला सकता है। अगला है कि किसी उच्च न्यायालय में चल रहे वाद को सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है, तो यह भी आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और आर्टिकल 139 क के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकती है। और इस अनुच्छेद को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 139 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आगे है आपका पूर्व निर्णय का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, और इसकी संवैधानिक मान्यता या संवैधानिक प्रावधान जो है अनुच्छेद 141 के अंतर्गत दिए गए हैं। और अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर घोषित किया गया है। यानी सभी उच्च न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्णय है वह मान्य होंगे। और यह जो है आपका पूर्व निर्णय के सिद्धांत की व्याख्या करता है और अनुच्छेद 141 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व निर्णय का सिद्धांत किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है, तो स्वयं उच्चतम न्यायालय पर पूर्व निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है कि संघ सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो यह आपका संसद को है। किसके तहत, तो 138 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय आपका मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और अनुच्छेद 13(2) में आपका न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय न्यायपालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में लोकहित वाद जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल होता है, पीआईएल, इसके प्रणेता कौन थे, तो 17वें मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन है, तो 11वें मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला है आपका कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति वाईवी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ध्यान रखिएगा, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो वर्तमान जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके संबंधित हैं, उनके पिता हैं, संभवतः पिता ही हैं, पिता या दादा हैं, तो ध्यान रखिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा आप लोग, पिता ही होंगे मेरे ख्याल से। तो वाईवी चंद्रचूड़ जो थे ये सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किए थे। कितने वर्षों तक, तो 7 वर्ष 4 माह 20 दिन तक यह कार्य इन्होंने किया था। और दूसरे स्थान पर नाम आता है न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर 4 वर्ष 4 माह तक अपना कार्य किया था। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति केएन सिंह, कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य किए और इन्होंने मात्र 18 दिन तक सीजेआई के पद पर ये बने रहे थे। दूसरे स्थान पर है न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू, ये 29 दिन तक। और तीसरे स्थान पर न्यायमूर्ति जीबी पटनायक केवल 40 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी थी।
भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे 38वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया, जो कि स्वतंत्रता के बाद इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और इस अधिनियम के तहत जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई भारत में, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एच जे कानिया थे। और वर्तमान समय में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जो कि यशवंत चंद्रचूड़ के पिता हैं। यहाँ मैं कंफर्म कर देता हूँ, यशवंत चंद्रचूड़ के ये पुत्र हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इंडियन पॉलिटिक के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान के वन लाइनर सेशन का सीरीज था, यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।